रवि शर्मा अपने दोस्त नीलेश कुमार के साथ शाम को कहीं पर बैठा हुआ होता है। दोनों दोस्त साथ में ही बैठे हुए थे। अब जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, रवि जो था वो काफी दिनों से ये चीजें नोटिस कर रहा था कि उसका जो दोस्त नीलेश है वो किसी टेंशन में चल रहा है। वो काफी ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन वो परेशानी क्या है वो अपने दोस्त रवि से शेयर नहीं कर रहा था। आज रवि उस पर काफी ज्यादा दबाव बनाता है, उसे कुरेद करके पूछता है और उसे मजबूर कर देता है आज कि वो अपनी परेशानी इसे बता दे। नीलेश रवि से कहता है कि देख रवि, ऐसा है कि जो बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ कि तेरा क्या रिएक्शन होगा और तू फिर मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। रवि कहता है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है, तू सब भूल जा, बस मुझे बता और तुझे क्या परेशानी है। दोनों ही बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। फिर उसके बाद नीलेश जो बात रवि को बताता है तो रवि के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल नीलेश जो होता है वो रवि को ये बताता है कि उसकी जो पत्नी है, जो कि पिछले 2 सालों से उसका जो अफेयर चल नाजायज ताल्लुकात रहे हैं, जो रवि की पत्नी उसके साथ 2 सालों से उसके साथ नाजायज संबंध रहे हैं और पिछले 2 सालों से उसके साथ सब कुछ करता आ रहा है। रवि की आंखें अंगारों से सोलों से लाल हो जाती है जब वो ये बात सुनता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, मानो नीलेश को वो अभी ही जान मार देगा, ऐसी उसको गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अपने आप पर काबू रखता है। लेकिन वो भी ये सोच रहा था कि आखिर नीलेश को ये बात बताने की मुझे क्यों जरूरत पड़ी, जब 2 सालों से सब कुछ इनके बीच चला ही आ रहा है और किसी को इस बात का आज तक किसी को पता नहीं चला। तो अब ऐसा आखिर क्या हुआ कि नीलेश को जो है वो खुद से वो बात मुझे बतानी, यानी रवि को बतानी पड़ी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है, लेकिन फिर भी रवि जो है उसे भला बुरा कहने लगता है। इस पर जो नीलेश होता है वो रवि से कहता है कि रवि शांत रहो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो सजा देना चाहो मुझे सब मंजूर है। उसके बाद नीलेश जो होता है वो रवि को जब आगे की बात बताता है दोस्तों, वो सुनने के बाद रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीलेश जो होता है वो क्या आखिर उसे ऐसा बताता है, जो नीलेश ने बताया उसमें क्या ऐसी सच्चाई थी, और वो बात सुनने के बाद जिंदगियां जो थी वो पूरी तरीके से बदल जाती है। उस गांव में तहलका समझ जाता है, हाहाकार समझ जाता है। रवि भी नहीं जानता था और नीलेश भी नहीं जानता था कि ये बात जब अब निकल करके सामने आई है तो फिर उसके बाद उस गांव में 4 मौतें होंगी दोस्तों, और 4 मौतें हो भी जाती हैं। और इसका राज जब खुल करके सामने आता है तो पूरा गांव सख्ते में आ जाता है। दोस्तों क्या था ये पूरा मामला, आखिर नीलेश जब 2 साल से उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध में था, तो फिर 2 साल के बाद ऐसी क्या बात हुई थी कि उसे अपने दोस्त को ही बताना पड़ा कि उसकी पत्नी के साथ वो अवैध संबंध में रहा है। और ऐसी कौन सी बात आखिर आगे बताई थी जिसके बाद गांव में 4 मौतों का तांडव हुआ था। क्या था ये मामला, बताऊंगी आपको पूरी तरह से विस्तार से इस कहानी में। कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए दोस्तों अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का जिला पूर्णिया, पूर्णिया जिले के अंतर्गत पड़ने वाला थाना रोटा, और रोटा थाना के अंतर्गत पड़ने वाला एक गांव कीरपाड़ा का रहने वाला होता है रविशंकर। रवि शर्मा, उसकी पत्नी बबीता और उसके 3 बच्चे। बड़ी बेटी 8 साल की, बीच वाला बेटा 5 साल का और उससे छोटा बेटा 3 साल का होता है। 5 लोगों का ये परिवार होता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हंसता खेलता परिवार, सो की संपूर्ण परिवार है। रवि अपने काम धंधे में रहता, गांव से अक्सर ही उसको बाहर ही काम हुआ करता था, और बबीता जो थी वो अपना घर संभाला करती थी। और होता क्या है दोस्तों कि रवि अब जब 3 बच्चे हो चुके थे, शादी को अब काफी समय भी बीत चुका था, तब रवि का इंटरेस्ट बबीता में जो था वो कम होने लगा। लेकिन बबीता जवान थी, अभी वो बहुत खूबसूरत थी। उसे तो कोई ऐसा चाहिए ही था जो कि उसकी सारी जरूरतों को पूरी कर सके, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और जब उसके पति रवि शर्मा से ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो रवि का दोस्त नीलेश होता है, जो कि बचपन का ही दोस्त होता है और जिसका रवि के घर में आना जा रहा था, वो बबीता को भाभी भाभी कहा करता था। अब बबीता जो होती है उसकी नजर जब नीलेश पर पड़ती है तो फिर दोनों की आंखें चार होती, और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब रवि के गैर हाजिरी में दोनों के बीच सब कुछ होने लगा था, और ये सब कुछ ऐसे हो रहा था कि अब धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्रेम कर बैठे हैं। अब रवि जब भी घर से बाहर होता, वो अक्सर घर से बाहर ही रहा करता था, तो नीलेश रवि के घर पर आ जाया करता था, और फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लिया करते थे। बच्चे अभी छोटे थे, बड़ी बेटी 8 साल की थी, बाकी 5 और 3 साल के, मतलब कुल मिलाकर छोटे ही बच्चे होते थे। बच्चों से वो नजरों मिला चुरा करके वो किसी तरह ये काम जारी रखे हुए थे। लेकिन रवि से उसका मन भर चुका था बबीता का। वो अब रवि के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, वो नीलेश के साथ रहना चाहती थी। और वो नीलेश से कहती है कि वो रवि के साथ नहीं रहना चाहती है, वो नीलेश के साथ रहना चाहती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। नीलेश कहता है कि देखिए भाभी,
ऐसा है कि जब तक ऐसे प्यार की मोहब्बत की बात है तो ठीक थी, तुम्हारी भी जरूरत पूरी हो रही थी, मेरी भी जरूरत पूरी हो रही थी, हम लोग दोनों खुश हैं। लेकिन बात अगर शादी की है तो मैं अपने दोस्त के साथ ये बड़ा धोखा नहीं कर सकता कि मैं उसका बसा बसाया गृहस्थ जो है वो उजाड़ दूं और फिर उसकी ही पत्नी से मैं शादी कर लूं। इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये जो नीलेश होता है, अब इसके मन में दबाव महसूस होने लगता है। वो सोचता है कि किसी प्रकार से वो रवि को ये सब कुछ बता देगा। अब ये सब कुछ अभी इस तरह से चल ही रहा था। अब रवि जो है, एक दिन की बात है, वो गांव में ही रवि मौजूद होता है। गांव में एक मंदिर होता है और मंदिर में इस वक्त मीटिंग चल रही थी गांव के किसी मुद्दे को लेकर। रवि उस वक्त मंदिर में मौजूद होता है और पत्नी बबीता बार बार रवि को फोन कर रही थी कि कहाँ हो। रवि फोन उठाता है, बताता है कि वो मंदिर में है। तो पूछती कि क्या कर रहे हो, तो कहता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही है, सारे गांव वाले मौजूद है, मीटिंग हो रही है, फिर उसके बाद मैं आऊंगा। और वो फोन कट कर देता है। फिर से बबीता का कॉल आता है। वो भड़कने लगती है, कहती है कि मैं तुमसे बात ही करी और तुमने फोन कट कर दिया। तुम मुझे बताओ कि तुम कितनी देर में आओगे। वो कहता है कि कम से कम 1-1.5 घंटा अभी और लगेगा। उस वक्त रात के 8 बज रहे होंगे। पता था कि 9:30 बजे मैं घर आ जाऊंगा, वो बोलती है। फिर बबीता फोन कट कर देती है। आखिर बबीता को ऐसी क्या जरूरत थी कि वो पूछ रही थी लगातार कि तुम कब आओगे। कहीं उसके पास पता तो नहीं चल जाए कि उसके पास इतना टाइम और वो कुछ करना चाहती है। नीलेश उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। खैर, मीटिंग खत्म होती है और 9:30 बजे के करीब रवि शर्मा जो होता है वो अपने घर जाकर पहुंचता है और जब दरवाजा नॉक करता है तो पत्नी जो है वो दरवाजा नहीं खोलती। वो समझ जाती है कि बबीता का ये रोज का ही नाटक है। वो थोड़ी तेज दिमागी गुस्से नेचर की है। उसके बाद उसे पता चल गया कि वो फिर से गुस्से में रूठ गई और वो नाटक करेगी। लगातार कितनी देर तक वो नॉक करता रहा। उसे कॉल करता है तो वो फोन भी नहीं उठा रही थी। दरवाजा नॉक करा तो दरवाजा भी नहीं खोल रही थी। परेशान हो जाता है नजी। वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बजल में जा करके जब खिड़की खुली थी तो खिड़की अंदर हाथ करके वो जो पर्दा हटाता है तब उस देखता है जो कुछ उसकी चीख निकल जाती है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि अंदर कमरे का दृश्य जो उसने देखा था वो बहुत ही भयानक था। वहां पर फंदे से उसकी पत्नी बबीता जो है और तीनों बच्चों जो है, बेटी और दोनों बेटे फंदे से उस वक्त झूल रहे थे। जोर जोर से वो चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। आस पड़ोस के लोग आकर जमा हो जाते हैं और जब वो दृश्य देखते हैं सभी लोग तो उनका दिल दहल जाता है कि ऐसा इतना बड़ा कांड उससे पहले कभी नहीं हुआ था। दरवाजे को तोड़ा जाता है और पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आकर के पहुंचती है और देखती है तो मामला जो था, चारों जो थे वो फंदे से झूले हुए थे। मामला जो है वो साफ साफ आत्मदाह का लग रहा था। साफ समझ आ रहा था कि पत्नी ने जो है पहले बच्चों को लटकाया और फिर खुद भी लटक करके उसने खुद की भी जान दे दी। फिर पुलिस पंचनामा करती है और बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया जाता है। बबीता की माँ भी अगले दिन आ जाती है और पुलिस उसका बयान लेती है। वो बताती है कि बेटी उसकी काफी ज्यादा गुस्से वाली थी। वो अपने बच्चे को भी काफी ज्यादा मारा पीटा करती थी, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल हो। मेरे दामाद से भी वो ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। उसका स्वभाव ही बहुत अलग था। वो गुस्से में कुछ भी कर सकती थी। पुलिस को भी लगता है कि शायद गुस्से में ही महिला ने इस प्रकार का कदम उठाया है। हालांकि सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस अभी कार्रवाई कर ही रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल करके सामने आ जाती है बबीता और तीनों बच्चों की। जब रिपोर्ट निकल करके सामने आती है तो हड़कंप समझ जाता है। मामला जो था चर्चा का विषय बन जाता है पूरे इलाके में, क्योंकि दोस्तों ये जो मामला था ये आत्मदाह का था ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चल चुका था कि चारों को, महिला को और तीनों बच्चों को पहले गला दबा करके मारा गया है और फिर उन्हें लटका करके उन चीज को आत्मदाह की रूप देने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इनके साथ ऐसा सब कुछ कौन कर सकता है। बयान जब लिए गए थे तो रवि ने बताया था कि वो मंदिर में उस वक्त मीटिंग में मौजूद था। गांव वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि करी थी कि रवि जो था वो पूरे टाइम मंदिर के मीटिंग में ही मौजूद था। तो कुछ क्लीन चिट मिल जाती है। तो अब आखिर ऐसा कौन था, ये आखिर इसकी दुश्मनी कैसी थी। पुलिस अपना सूत्र लगा देती है, अपना जासूस लगाती है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि गांव में एक नीलेश नाम का व्यक्ति है जो कि रवि का खास दोस्त है और उसका रवि के घर में काफी ज्यादा आना जाना था। रवि के ना रहते हुए भी उसके घर में आना जाना उसका लगा रहता था। पुलिस जो होती है वो बबीता की कॉल डिटेल निकालती है और कॉल डिटेल्स निकल कर आ भी जाती है और जब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो उसमें जो था नीलेश का जो नंबर था वो काफी ज्यादा बबीता के कॉल रिकॉर्ड में दिखने को मिला था। जितनी बात रवि से नहीं होती थी उतनी से ज्यादा बात नीलेश से उसके पास जाते थे या फिर नीलेश के उसके पास आते थे और घंटों उन दोनों के बीच में बातें हो करती थी। पुलिस को दाल में कुछ काला लगता है। अब नीलेश की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन नीलेश जो था वो गांव से फरार पाया गया। दोस्तों मामला था नवंबर 2024 का। ये घटना जब घटित हुई था, नवंबर से जुलाई 2025 आ चुका था। 7-8-9 महीने का वक्त बीत चुका था। तब तक नीलेश जो था वो फरार ही चल रहा था और पति को क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी थी और ये मामला जो था वो ठंडे बस्ते में जाने लगा था। लेकिन तभी जो होता है पुलिस को खबर मिलती है नीलेश के बारे में अपने मुखबिर दौरान और फिर पुलिस जाल बिछाकर नीलेश को धर पकड़ती है। फिर उसे थाने लेकर आया जाता है और नीलेश से जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो नीलेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन बात सिर्फ नीलेश तक ही रुककर नहीं रही थी दोस्तों।
वो जो कहानी बताता है वो सुनकर कोई भी व्यक्ति हिल जाएगा। नीलेश ये बताता है कि जब रवि की पत्नी बबीता उस पर दबाव बनाने लगी कि वो रवि को छोड़ना चाहती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, तो नीलेश इस बात के सख्त खिलाफ था। तो बबीता इसे कहती है कि अगर बात ऐसी है कि तुम्हें दोस्त की चिंता है, रवि के रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम एक काम करो कि तुम रवि को ही मार दो। नीलेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्नी ऐसा कैसे कह रही है कि उसके पति को ही मार दो। अब वो उस पर प्रेशर बनाने लगी थी कि तुम रवि को रास्ते से हटा दो और फिर उसके बाद हमारे बीच में कोई रास्ते का कांटा नहीं बचेगा और फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन नीलेश का जो जमीर था वो नीलेश को ये सब काम करने की गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि आखिर वो उसका बचपन का दोस्त था। हालांकि उसने कुछ और चीजों के चक्कर में जो किया था वो भी सही नहीं किया था। उसने दोस्त से तो कहीं ना कहीं अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। उसने उसकी अपनी पत्नी के साथ ही किया था ऐसा सब कुछ। लेकिन जब उसे मारने की बात आई तो उसका कलेजा कांप गया और उसने सोच लिया था कि वो रवि को ये बात बताएगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रवि ने उसे हद से ज्यादा कुरेदा और नीलेश को रोक नहीं पाया और फिर रवि के सामने उस सारी बात बता दी। लेकिन जब आगे की बात उसने रवि को ये बताई कि उसकी पत्नी बबीता ने उसे ऐसा कहा है कि रवि को जो है जान से मार दो, उसे रास्ते से हटा दो और फिर हम शादी कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद रवि जो था वो पूरी तरीके से टूट गया था दोस्तों। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने साल साथ बिताने वाली उसकी पत्नी, उसके 3-3 बच्चों की मां ऐसा कुछ सोच भी सकती है। और रवि को भी अब जान का खतरा नजर आने लगा था कि नीलेश नहीं तो कोई और से आज ना तो कल बबीता उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो करवा ही देगी। और उसे गुस्सा भी इतना ज्यादा आ गया था कि अब वो खुद बबीता की जान लेने पर आमादा हो जाता है और नीलेश के साथ वो एक प्लान बनाता है और नीलेश को भी साथ देने पर मजबूर कर देता है। और दोनों के प्लान के तहत जिस दिन गांव में मीटिंग थी मंदिर में, उससे पहले घर में जाने के वो बबीता की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन बड़ी बेटी जो थी वो देख लेती है। वो देखती है रवि के अंदर शैतान भी सवार था, उसकी आंखों में खून उतर आया था, जिससे उसे बदला लेना तो उसने उसे मार दिया। लेकिन जब बेटी ने देख लिया तो उसके पकड़े जाने के डर से, पुलिस के डर से उसने ऐसा किया कि उसने अपनी बेटी की ही जान ले ली। उस बेटी की भी जान ले लेते हैं। जब बेटी की चीख निकलती है तो दोनों बच्चे भी देख लेते हैं। वो निर्दयी बाप ऐसा हैवान बन चुका था कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों को भी मार देता है, उसी तरह से गला दबा करके। और फिर उसके बाद इसे आत्मदाह का रूप देने के लिए चारों को फंदे से लटका दिया जाता है। उसके बाद रवि निकल करके फिर से वहां मंदिर की मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग में जाने के बाद इधर नीलेश जो था वही उसने 2 बार कॉल किए थे और रवि की पत्नी के फोन से, और ताकि पुलिस को बाद में ऐसा लगे कि बबीता ने उसे फोन किया था। तो उस वक्त रवि जो था वो मीटिंग में था और फिर उसके बाद वो फोन खिड़की से वहीं टेबल पर डालकर नीलेश फरार हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों नीलेश के एक बाले जुर्म के बाद रवि को हिरासत में ले लिया जाता है और फिर रवि भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर दोनों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय उन्हें जेल भेज देता है दोस्तों। इसलिए इस कहानी में हर इंसान ही गलत था, किसी को सही कहा नहीं जा सकता। बबीता ने पहले ही गलत किया था, उसके जो मंसूबे थे वो भी बहुत गलत थे। नीलेश ने भी गलत किया था अपने दोस्त के साथ, लेकिन नीलेश का तो ऐसा था कि बबीता जो है वो नीलेश ना होता तो किसी न किसी के साथ वो सब कुछ करती थी और शायद उसके साथ मिलकर वो रवि को रास्ते से हटाने का सोचती ही। लेकिन नीलेश ने तो सोचा और उसके दोस्त को उसने नहीं मारा, और रवि ने जो किया वो तो कतई बहुत ज्यादा ही गलत किया। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलूंगी कल से और एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।